गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का वीडियो आपको कुछ अलग तरीके से मिल रहा है एंड आप देख पा रहे हैं मैं भी ऑन द वे टू माय ऑफिस, यानी कि अपनी ऑफिस जा रहा हूं मैं। और मुझे लगा कि इसे सेफेस्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन यस, इस टाइम का यूटिलाइजेशन किया जाए। और एक बात यहाँ पर कंफर्म करना चाहूंगा कि मैं सेफ्टी से कोई भी कंप्रोमाइज नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल बोल रहा हूँ और जहाँ भी थोड़ा सा ट्रैफिक होता है वहाँ मैं बिल्कुल टोटल वहीं पे फोकस करता हूँ। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये मैं पूरा डेडिकेटेड करूंगा कि एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब कैसे पाएं। राइट, बात करें अगर यहाँ के ट्रैफिक की, यानी कि किस तरह का इन्वायरमेंट है, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, फॉग काफी है, मेरा मतलब कि धुंध काफी है। वैसे दोस्तों एक बात बता दूं आपको यहाँ पे कि इस तरह के सिचुएशन में, यानी कि इस तरह का जब भी इस तरह का सिचुएशन आता है फॉग वाला, इसमें एयरपोर्ट में बहुत बुरा हाल होता है। एविएशन के लिए एक तरह से ये कह सकते हैं कि बड़ा ही पैथेटिक टाइम होता है। अभी आप में से कुछ लोगों के लिए एक छोटा सा टिप्स होगा कि मैं कहाँ रहता हूँ। इससे ज्यादा मैं आप लोगों को कुछ बता नहीं सकता। देखते हैं कि आप में से कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं कि मैं अभी कहाँ रहता हूँ। प्लीज इग्नोर द आउटसाइड साउंड। मैं इसको मानकर चल रहा हूँ कि ये आवाज जरूर आएगी। सो फ्रेंड्स, अगर बात करें कि एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब कैसे पाएं, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको मेरी आवाज आ रही होगी। तो दोस्तों सी, पहले आप ये बात समझिए कि सोशल मीडिया की सच्चाई क्या है। दोस्तों, YouTube पर आने के लिए, खास तौर से मैं बात कर रहा हूं YouTube के रिगार्डिंग, न किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, न किसी डिग्री की जरूरत होती है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं जो कहना चाह रहा हूं आप लोग इसे समझें। गधे, घोड़े, बैल, खच्चर, शेर, हाथी, सभी लोग आपको आ सकते हैं। तो यहां पर एक बात ध्यान देने की है कि कोई भी आकर अगर ज्ञान आपको दे रहा है तो उसके वीडियो को देखिए, लेकिन देखने के बाद आपको यहाँ पर जरूर समझना है कि हाँ है या फिर कितना गलत बोल रहा है। मैं दोस्तों इन फ्यूचर बहुत जल्द ही एक दो ऐसे लोगों का वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि वो कैसे गलत जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा जब भी आप जॉब के बारे में सोचकर गूगल पे जाकर चेक करेंगे तो दोस्तों वहां पर जो स्पॉन्सर्ड साइट्स होती हैं वो सबसे ऊपर दिखती हैं। स्पॉन्सर्ड मतलब कि ये वो साइट्स होती हैं जो कि एक्चुअल नहीं होती हैं, ओरिजिनल नहीं होती हैं, ऑथेंटिक नहीं होती हैं। अगर बात करें कुछ पर्टिकुलर जगह के बारे में, अभी के टाइम में मान सकते हैं कि लगभग हर साइट का कोई ना कोई डुप्लीकेट बना हुआ है और वहां पर जाकर आपको फ्रॉड ही मिलता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट, वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन गलत हुई तो आप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे और बाद में जाकर वहां पर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर अपने पहले पॉइंट का मैं कंक्लूजन निकालूं, निचोड़ निकालूं, तो बात ये आती है कि एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने के लिए सबसे पहले आपको सही जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपको मिलेगी मेरे वेबसाइट, मेरे मोबाइल एप्लीकेशन, या फिर कह सकते हैं मेरे YouTube चैनल के थ्रू। क्यों? क्योंकि दोस्तों एयरलाइन एयरपोर्ट में मेरा 18 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है और मैंने डिफरेंट एयरलाइंस में काम किया है, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स के साथ काम किया है, डिफरेंट कंपनीज के साथ कभी न कभी काम जरूर किया है। तो एक बार दोस्तों ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब कैसे पाई जाती है, उसकी जानकारी, तो उसके बाद दोस्तों आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि योग्यता के मुताबिक कौन सी कंपनी और उसमें कौन सा पोजीशन आपके लिए सही है। मान लीजिए कि अगर आप 10th पास हैं और आप चाह रहे हैं कि मुझे इंडिगो एयरलाइंस में, विस्तारा में, एयर इंडिया में ग्राउंड स्टाफ की जॉब मिल जाए, तो ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल मतलब कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, खास तौर से तब तक जब तक कंपनीज, एयरलाइंस अपने रिक्रूटमेंट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें बदलाव ना करें। तो आप समझ गए, आपके पास अपनी योग्यता के मुताबिक जॉब कहां मिल रही है उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो फटाफट दोस्तों मैं 2-3 आपको स्टेप्स बता देता हूं, कुछ जानकारी दे देता हूं इंपॉर्टेंट, जिसे आप जरूर देखिए। अगर आप 10th पास हैं, यानी कि 10वीं पास हैं, तो इस वाली क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपको ड्राइवर, हेल्पर, हैंडीमैन या फिर लोडर की जॉब मिल सकती है। जिसके लिए बात करें सबसे ज्यादा वैकेंसी कहाँ आती है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है 10th के बेसिस पे, ये आपको दोस्तों AIASL में सबसे ज्यादा आती है, जिसके रिगार्डिंग मैं टाइम टू टाइम वीडियो लेकर आते रहता हूँ। वही बात करें अगर 12th यानी कि 12वीं के बेसिस पे कि आपको कहाँ कहाँ जॉब मिलेगी, सो फ्रेंड्स आप यूं समझिए कि
12th के बेसिस पे ग्राउंड स्टाफ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कैबिन क्रू के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, और खास तौर से फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, आप 12th पास हैं और एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाना आपका सपना है, तो इस वाली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे कैबिन क्रू एक ऐसा पोजीशन है जिसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। अभी के टाइम में किसी भी आप एयरलाइन में देखेंगे, इंडिगो की बात करें, विस्तारा की बात करें, एयर एशिया की बात करें, अकाशा की बात करें, या फिर और भी किसी एयरलाइन में देखें, खास तौर से बात करें तो दोस्तों इंडियन रिजिम में, इंडियन एविएशन में, तो यहाँ पर जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो आपको कैबिन क्रू की मिल जाती है। जैसा मैंने बताया, कैबिन क्रू के लिए अभी के टाइम में मैक्सिमम जो एयरलाइंस हैं उनमें केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट ही लिए जाते हैं। तो बात ये आती है कि क्या 12th के बेसिस पे मेल कैंडिडेट यानी कि पुरुष कैंडिडेट को, लड़कों को जॉब नहीं मिलेगी? मिलती है दोस्तों, लेकिन कम होती है। और ये कहां होती है, आइए आपको बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों अकाशा एयर। अकाशा एयर में 12th के बेसिस पे कैबिन क्रू के लिए हायरिंग होती है, लेकिन वहां पर लिखा होता है कि जो प्रायोरिटी होगी वो दी जाएगी किनको? जो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं। तो यहाँ पर प्रायोरिटी का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपका इंटरव्यू कैसा जाता है, आपका अपीयरेंस कैसा है, इन सारी बातों को देखते हुए। तो यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, इंग्लिश स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, और सबसे जरूरी बात, पासपोर्ट दोस्तों जरूर बना लीजिए, क्योंकि एयरलाइन एयरपोर्ट में बिना पासपोर्ट के अभी के टाइम में जॉब पाना बहुत मुश्किल हो गया है। 95% से भी ज्यादा जो कंपनीज हैं वो जॉब के लिए पासपोर्ट की डिमांड करती हैं, और वो भी अपने पॉइंट से सही हैं। क्यों, वो मैं किसी अगले वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो फिर मेरा टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 12th के बेसिस पे AIASL, यहां पर कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज की अपॉर्चुनिटी आती है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री भी है तो वहां भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ये जो मैं दूसरी बात दोस्तों यूज किया, कंपनी का नाम AIASL, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और जब भी इस तरह की वैकेंसी का अपडेट कहीं भी आपको दिखे, कहीं मतलब कि कोई जेन्युइन पर्सन की बात कर रहा हूं, किसी फ्रॉड वाले की बात नहीं कर रहा हूं, तो आप उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और अप्लाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज बहुत आती रहती हैं, और यूं समझिए कि और लगभग ऑल इंडिया की वैकेंसीज होती हैं। सबसे अच्छा जो पॉइंट आता है दोस्तों वो आता है ग्रेजुएशन। यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप यूं कहिए कि एयरलाइन एयरपोर्ट में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुली हुई हैं। लेकिन 10th के बाद 12th, और 12th के बाद जब आप ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ते हैं तो आपकी एज भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और जैसे कि मोबाइल में अलार्म लगा लेते हैं जगने के लिए, किसी काम के लिए, उसी तरह दोस्तों अपने जहन में, अपने दिमाग में, अपने मन में, अपनी यादाश्त में एक अलार्म लगा लें कि अगर आपकी एज 25 से ऊपर हो गई है तो ये आपके लिए अलार्मिंग कंडीशन है। यानी कि यहाँ पर सिचुएशन बड़ी बेकार हो सकती है। बेकार इन द सेंस कि 25 के बाद दोस्तों आपके पास एक प्रेशर होता है ऊपर से कि यार मेरी तो जॉब धीरे धीरे ओवर हो रही है। आप 25 के बाद 26 के हो गए, उसके बाद 27 आपका रनिंग हो गए, यानी कि 26 प्लस हो गए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल होने लगता है, क्योंकि आप यूं समझिए कि अगर आप इंटरव्यू में उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, आपका बहुत जल्द अगर सिलेक्शन नहीं हो जाता है, तो उसके बाद फिर जॉब की संभावना, अपॉर्चुनिटी आपको लगभग खत्म होने लगती है। क्योंकि एयरलाइन एयरपोर्ट में जो एज का वेरिएशन होता है वो कंफर्टेबल यानी कि आराम वाला पार्ट कह सकते हैं 18 से 27। यानी कि अगर आप 27 के नीचे तक हैं तो आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लेकिन एक बार आप 27 पार कर गए, 27 पार कर गए, उसके बाद आपको जॉब पाना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों किसी भी एयरलाइन की अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, योग्यता को देखें तो वहां जो जॉब का वेरिएशन दिया जाता है वो आपको दिया जाता है 18 to 27 ईयर्स। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि अगर आप 27 साल से ऊपर हो गए हैं तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। मिलेगी, कहाँ मिलेगी, अब आइए बताता हूँ आपको। तो दोस्तों मैं फिर से उसी कंपनी पे आ रहा हूँ, AIASL। AIASL एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जहां पर आपको रिजर्वेशन यानी कि छूट भी मिलती है। गवर्नमेंट के नियम के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, वहां पर आपको छूट मिलती है, जिसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है जनरल। जनरल के लिए यहाँ पर जो एज का वेरिएशन है यानी कि 18 से 28, 18 to 28, OBC 31, यानी कि जो लोग OBC कैंडिडेट हैं उनको 31 के एज तक यहाँ पर जॉब मिलेगी। और वहीं बात करें अगर
SC/ST कैंडिडेट के लिए तो यहाँ पर उन्हें 5 साल की छूट मिलती है। तो 28/5 कितना हो गया, 33 के एज तक आपको यहाँ पर छूट मिलती है। तो अगर आपकी एज ज्यादा हो गई है, 27 से ज्यादा हो गई है, 28, 29, 30, 31, 32, 33, तो मेरे समझ से अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको निश्चित रूप से डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए कहाँ पे, AIASL में। इसके अलावा दोस्तों दूसरी कंपनी है एयर इंडिया सेट्स। इसमें भी कभी कभी वैकेंसीज आती हैं जहां पर 35 यानी 35 साल के आसपास तक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और वहीं अगर तीसरी कंपनी की बात करें तो सेल्बी एविएशन। सेल्बी में दोस्तों अभी के टाइम में जब मैं वीडियो बना रहा हूं, आज का डेट है 10 जनवरी, 10th of जनवरी, टाइम हो रहा है घड़ी में 9:15 बज रहे हैं। मैं जा रहा हूं ऑफिस फ्रेंड्स, और यहां पर एक बात समझने की है कि सेल्बी एविएशन में तो इस वक्त दोस्तों वीडियो की स्क्रीन पे जो अभी आप थंबनेल देख पा रहे हैं, ये है वो वैकेंसी जिसमें कोई भी वेरिएशन नहीं दिया गया है, कोई भी इंफॉर्मेशन वैसे नहीं दी गई है। तो यानी कि यहां मान सकते हैं कि 10th के बारे में तो कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ 12th, ग्रेजुएशन, ITI, डिप्लोमा, इन लोगों के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। एज का वेरिएशन भी नहीं दिया हुआ है। टेक्नीशियन बोल रहा है, तो अगर आपके पास पहले से एक्सपीरियंस है और आपकी एज 35 प्लस भी है, 40 तक भी है, और अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है तो आई थिंक यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो दोस्तों मैंने बात किया इंफॉर्मेशन के बारे में, मैंने बात किया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशन के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज के रिगार्डिंग बात किया, और अब बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में। तो दोस्तों जब भी इंटरव्यू की बात आती है तब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है आपकी पर्सनालिटी। जी हाँ दोस्तों, इंटरव्यू में आप यूं कहिए कि अगर आप किसी के डीपी को देखते हैं किसी भी सोशल अकाउंट पे, अगर उसकी डीपी अच्छी हुई तो आप उससे कनेक्ट होना चाहते हैं, सही बात है। उसी तरह से अगर आपका प्रोफाइल, अगर आपका लुक, अगर आपका अपीयरेंस अच्छा हुआ तो फर्स्ट फेज में जब आप इंटरव्यू रूम के अंदर एंटर करते हैं तो वहां पे चांस होता है कि आपको कंसीडर किया जाए ज्यादा एज कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स, राइट। कहने का मतलब, क्योंकि दोस्तों एविएशन की बात की जाए तो यहां पर आप देखने में अच्छे होने चाहिए, आपका जो लुक है वो थोड़ा सा कस्टमर फ्रेंडली होना चाहिए। तो यहां पर आपको अपने लुक के ऊपर काम करना है। लुक कैसा होना चाहिए, इंटरव्यू में किस तरह से तैयारी करके जाएं, इसके रिगार्डिंग दोस्तों मैं आपको, अगर आप लोग कमेंट करेंगे मैं एक अलग से वीडियो बना दूं। तो पहला पार्ट होगा कि जब आप जाएं इंटरव्यू पे तैयार होकर जाएं सही तरीके से, शॉर्ट पैंट बिल्कुल, अगर टाई हो तो टाई लगा लें, बाल को सही से संवार लें, शेविंग कर लें, बाबा जी बनकर नहीं जाना है, दाढ़ी बढ़ाकर नहीं जानी है। क्योंकि सामने वाला जो कैंडिडेट होता है, सामने वाला जो होता है, हो सकता है कि उसके जहन में कुछ और बात आ जाए और उसका लुक, आपका लुक उसको पसंद ना आए। तो आपको ये दिखाना है कि हाँ आप एविएशन के जॉब के लिए रेडी हैं। इसके बाद दोस्तों जब आप कमरे में इन कर गए इंटरव्यू रूम में, आपको लोगों ने देख लिया, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रिज्यूम। एक शब्द भी बोलने से पहले आपका रिज्यूम जो इंटरव्यूअर है उसके टेबल पे होता है, राइट। यानी कि जो इंटरव्यूअर है उसके सामने होता है। यहां पर दोस्तों आपके रिज्यूम को देखने के बाद एक लगभग रफली आइडिया लग जाता है, क्योंकि दोस्तों मैं भी जैसा बताता हूं कि मैंने लगभग 1000 कैंडिडेट्स के साथ मैंने इंटरव्यू किया है। और वो कैसे, क्योंकि जैसा मैंने बताया दोस्तों, मैं अभी जिस कंपनी में हूँ या फिर इसके पहले भी मैं था एविएशन में 18 साल तक, तो वहाँ पर कभी फर्स्ट राउंड, कभी सेकेंड राउंड, कभी थर्ड राउंड के इंटरव्यू में, राउंड्स में मैंने कैंडिडेट का इंटरव्यू किया अपने अपने डिपार्टमेंट्स के लिए। जाहिर सी बात है जब नेक्स्ट राउंड होता है दोस्तों तो वहाँ पर जो कंसर्न जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके हेड से या फिर उनके स्ट्रॉन्ग ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ही आपको इंटरव्यू कराया जाता है। तो यहाँ पर एक बात समझने की है कि आपका इंटरव्यू अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों अभी मैं अपने ऑफिस के पास आ गया हूँ, ऑफिस के जस्ट बाहर खड़ा हूँ। आपका जो रिज्यूम है उसको देखकर लगभग यह डिसाइड किया जाता है कि आपको लिया जाए कि नहीं, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट जो अपने रिज्यूम को सही तरीके से अपडेट नहीं कर सकता, मैंने कहा ना किसी, ये यहाँ पर एक थॉट की बात होती है। सामने वाला कितना स्ट्रिक्ट है, उसकी सोच क्या है, उसके ऊपर आपका सिलेक्शन मैटर करता है। बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, कोई एक चीज हो वो इंटरव्यूअर को पसंद आ जाए, वो समझ ले कि सही है, और बाकी चीजें अगर डाउन हो तब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है।
तो मेरे कहने का मतलब है कि अपने साइड से आपको बिल्कुल सही तरीके से तैयार रहना चाहिए। तो तैयार रहने में जैसा मैंने बताया कि जब आप इंटरव्यू रूम के अंदर आ गए तो दोस्तों उस वक्त क्या होता है कि अब आप और आपके इंटरव्यू के बीच में रिज्यूम होता है। जो पहला निगाह जो पहली साइड जाती है वो जाती है आपके रिज्यूमे के ऊपर। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा रिज्यूम को बहुत अच्छे से बनाइए। रिज्यूम खुद बोले कि नहीं आप में कुछ दम है, उसके लिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि एक ही रिज्यूम को आप हर जगह यूज नहीं कर सकते। ठीक, आप इसे ऐसे समझिए कि इंसान एक ही होता है, लेकिन कहीं वह बाप होता है, कहीं बेटा होता है, कहीं भाई होता है, कहीं पति होता है और शादी से पहले कहीं बॉयफ्रेंड होता है, ऑफिस में एम्प्लॉय होता है। तो हर जगह एक ही तरह से आप खुद को दिखाएंगे, हर जगह बाप बन के रहेंगे, हर जगह बेटे बन के रहेंगे तो नहीं चलेगा ना। तो एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर लोकेशन, एज पर जो सिचुएशन की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है और वो जो प्रिपरेशन है वो आपके रिज्यूम में दिखना चाहिए। अगर आप जा रहे हैं ग्राउंड स्टाफ के लिए तो उसका रिज्यूम अलग होना चाहिए। अगर आप कैबिन क्रू के लिए जा रहे हैं तो उसका रिज्यूम अलग होना चाहिए। टेक्नीशियंस, ग्राउंड स्टाफ, हैंडीमैन, ड्राइवर, लोडर, हेल्पर, मार्केटिंग या फिर किसी भी सेफ्टी सिक्योरिटी कहीं भी जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका रिज्यूम होना चाहिए, क्योंकि उन्हें भीड़ नहीं चाहिए। उन्हें भी एक ऐसे कैंडिडेट को ढूंढना है जो कि उनके अकॉर्डिंग हो, राइट। तो यहां पे कहना चाहूंगा कि अपना रिज्यूम या तो खुद से अच्छी तरह से बना लीजिए, किसी और से बनवा लीजिए, और नहीं तो अगर आपको रिज्यूम बनवाना है प्रोफेशनल रिज्यूम तो दोस्तों वीडियो के स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं यहां पर मैसेज कीजिए रिज्यूम एंड कवर लेटर। आपको 169 में रिज्यूम और कवर लेटर मिल जाएगा। जब आपका रिज्यूम आ जाता है तो उसके बाद फिर क्या होता है कि आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है। आपके रिज्यूम के बेसिस पे चीजों को देखा जाता है, समझा जाता है और फिर उसी के बेसिस पे क्वेश्चन किए जाते हैं। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, प्लीज टेक मी थ्रू योर रिज्यूमे। जब सबसे पहली बार मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था तो मैं भी समझ नहीं पाया था, और उसके बाद जब मुझे समझ नहीं आया तो मैंने इंटरव्यूअर को बोला कि सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। मैं उस वक्त ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहा था। तो दोस्तों वहां पर अगर कुछ आपको समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान देने की है, आपको आपके रिज्यूम के बारे में बिल्कुल सही से पता होना चाहिए। आपने कहां पर क्या लिखा है, किस तरह से लिखा है, क्यों लिखा है, उसका मतलब क्या है। बहुत सारी चीजें आपने लिख दिया लेकिन आपको पता ही नहीं है कि इसमें क्या लिखा है, तो कैसे बात बनेगी। तो आपके रिज्यूम में क्या लिखा है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपका इंटरव्यू होता है। यहां पर एक बात ऐड करना चाहूंगा दोस्तों, हर महीने मैं एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन का क्रैश कोर्स रन करता हूं। आप चाहें तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 1 महीने का कोर्स है, हफ्ते में 5 दिन क्लास होता है, रात के 8 से 9 के बीच में, और फी इसकी है 2500 रुपए। इसमें आपको इंटरव्यू की तैयारी, रिज्यूम, कवर लेटर, मॉक इंटरव्यू, फॉर्म कैसे फिलअप करें, सब कुछ बताया जाता है। तो यहां पर आपको एक बार पता चल गया क्या करना है, कैसे करना है। इसके बाद दोस्तों वहां पर आपका इंटरव्यू हो जाता है, और अगर आपका इंटरव्यू अच्छा होता है तो आप यूं समझिए कि कहीं ना कहीं आपको उस वक्त पता चल जाता है, आपको उस वक्त इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि हाँ यू आर सेलेक्टेड। मैं हमेशा की बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कई बार होता है, जैसे कि मैंने जब इंडिगो एयरलाइंस में फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया था तो उस टाइम बता दिया गया था। इसके अलावा भी 1-2 जगह मैंने इंटरव्यू दिया था तो मुझे बता दिया गया था कि यस यू आर सेलेक्टेड। और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो लगभग एक कॉमन टैग लाइन है, बोला जाता है कि हम लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, जो भी रिजल्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यू विल बी कांटेक्टेड सून। इसके बाद दोस्तों अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपके पास मेल पे एक कंफर्मेशन आता है कि यस आपका सिलेक्शन हो गया है, आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कीजिए। यहां पर एक बात ऐड करना चाहूंगा, ये जो इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन का प्रोसेस होता है इसमें कहीं भी पैसे नहीं लिए जाते हैं, चाहे डॉक्यूमेंट्स के नाम पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे, पुलिस वेरिफिकेशन के नाम पे, फॉर्म फिलअप के नाम पे, अकाउंट ओपनिंग के नाम पे, यूनिफॉर्म के नाम पे, मोबाइल के नाम पे, लैपटॉप के नाम पे, इंटरव्यू की तैयारी के नाम पे, या फिर किसी भी तरह से आपसे पैसे नहीं लिए जाते। और दोस्तों मैक्सिमम जो फ्रॉड होता है उनमें से जो मेजॉरिटी है वो यहां से स्टार्ट होता है, तो आप इनसे बच कर रहें। तो दोस्तों उसके बाद जो नॉर्मल प्रोसेस है, कंपनी आपसे डॉक्यूमेंट लेती है, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करती है, और साथ ही साथ आपको अगर सब कुछ सही रहता है तो वो आपको बता देते हैं कि यस आप जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तब तक आप अपना
मेडिकल करा लीजिए। मेडिकल के पैसे भी दोस्तों कंपनी देती है। हाँ, ये अलग बात है कि इनिशियल फेज पे आपको खुद अपने साइड से लगाना होता है और बाद में आपकी ज्वाइनिंग के बाद वो पैसे आपको मिल जाते हैं। आप उसका बिल अपने साथ जरूर रखिएगा, उसी के बेसिस पे आपको मिलता है। और कई बार होता है, जैसे कि जब मेरा इंडिगो एयरलाइंस में हुआ था, तो उस वक्त मुझे मेडिकल के लिए उन्होंने भेजा था हरियाणा। हॉस्पिटल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, और वहां पर जाकर मेरा सब कुछ हुआ था। मेरे पॉकेट से एक भी पैसे नहीं मिले थे, क्योंकि वो उनके थ्रू ही टाई अप था वहां पे। इसके बाद दोस्तों आपका मेडिकल हो जाता है और फिर थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद एयरलाइन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको ज्वाइनिंग डेट भेज दी जाती है। दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा, यूट्यूब पे बहुत से ऐसे एविएशन वाले चैनल हैं जो कि यूट्यूब पे जानकारी, जो कि एविएशन की जानकारी गलत देते हैं। ये मैंने देखा है। अभी नहीं तो कभी न कभी उनके बारे में वीडियो में लेकर जरूर आऊंगा। मैं समझ सकता हूं कि यूट्यूब पर लगभग मेजॉरिटी ऑफ द लोग हैं जो कि कॉमन कह सकते हैं। यूट्यूब उनके लिए उनकी जीविका का साधन है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। और हमेशा एक बात ध्यान दें, जब भी इंफॉर्मेशन लीजिए ऑथेंटिक पर्सन से लीजिए, क्योंकि आपको अगर जानकारी सही नहीं मिलती है तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। मेरी बातें अगर अच्छी लगती हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगला वीडियो आपको किस तरह का चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा एयरलाइन एयरपोर्ट में लेटेस्ट वैकेंसी को जानने के लिए नीचे या ऊपर वाले वीडियो को जरूर देखें। बेस्ट ऑफ लक।